हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनआरजेड में। और आज की क्लास में हम सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लगभग 130 प्लस क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है भूगोल का पिता किसे कहते हैं। द फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस को कहते हैं, तो याद रखना आपको हिकैटियस। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, याद रखना है कॉस्मोलॉजी, ठीक है। या ब्रह्मांड विद्या भी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सौरमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य की एक परिक्रमा की अवधि को क्या कहते हैं। देखो, आप जानते हो कि सूर्य जो है आकाश गंगा यानी जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम आकाश गंगा है उसकी परिक्रमा करता है, उसके चक्कर लगाता है, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर, ठीक है, कॉस्मिक ईयर। सूर्य एक चक्कर लगाने में, आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है उसको हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की थी। देखो, सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। सौरमंडल के बारे में सारी डिटेल जो है वो कॉपरनिकस ने बताया था सौरमंडल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं, सूर्य सन को कहते हैं, सन को हम सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था। इसी को हम दूसरे तरीके से पूछते हैं कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये कॉपरनिकस ने बताया था। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीके से कैसे पूछते हैं कि सौरमंडल की खोज किसने की, तो उसका भी आंसर कॉपरनिकस होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, इस बात का पता कॉपरनिकस ने किया, लगाया था। अच्छा, कॉपरनिकस से पहले ये माना जाता था कि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर नहीं, सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इससे पहले ये माना जाता था। प्लोटेमी नाम का एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, प्लोटेमी। प्लोटेमी ने बताया था सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर यानी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, लेकिन बाद में कॉपरनिकस ने इसको गलत प्रूव किया और बताया कि सारे ग्रह और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सारे ग्रह पृथ्वी का। तो सारे ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का, और ये बात कॉपरनिकस ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकट का तारा कौन है, वह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी है, प्रॉक्सिमा सेंटरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटरी। और ये 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। देखो, प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने का एक यूनिट है, दूरी को नापने की एक यूनिट है। और कोई भी प्रकाश, जब भी कोई प्रकाश एक साल में जितनी भी दूरी तय करता है वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर, एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। और सूर्य के बाद सबसे निकट तारा जो है वो कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंटरी है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा है, इसके बाद अल्फा सेंटरी है, ठीक है, अल्फा सेंटरी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा सेंटरी के बाद कौन सा तारा है सबसे पास, तो वो कौन सा है, अल्फा सेंटरी। और ये 4.36 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर की दूरी पर है, ठीक है। जो अल्फा सेनेटरी है वो 4.36 लाइट ईयर की दूरी पर है, जबकि प्रॉक्सिमा सेनेटरी जो है वो 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश सूर्य के बाद, सूर्य के बाद अगर आपसे ये ना पूछा होता, सूर्य के बाद अगर आपसे पूछा जाता कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो तब आप सूर्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा सूर्य के बाद यानी सूर्य को छोड़कर उसके बाद, तो आप बोलेंगे प्रॉक्सिमा सेंटरी। और अगर सूर्य और प्रॉक्सिमा सेंटरी के बाद पूछे तो अल्फा सेंटरी, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है और कुछ टीचर ऐसे भी पढ़ाते हैं कि सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वो बता देते हैं प्रॉक्सिमा सेंटरी, या सबसे निकटतम तारा पूछा जाता है तो सूर्य। तो देखो, ये क्वेश्चन ही गलत है। सबसे निकटतम तारा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी चीज निकटतम या पास होगी तो किसी के रेस्पेक्ट में होगी ना, आपको बताया जाए किसके पास पूछ रहे हो। तो हमेशा पृथ्वी के पास पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि पृथ्वी के पास का सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो सूर्य आंसर होगा। और सूर्य के बाद कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंटरी है। और उसके बाद कौन सा है, तो अल्फा सेंटरी है। और प्रॉक्सिमा सेंटरी की दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है, अल्फा सेंटरी की
36 प्रकाश वर्ष है, जबकि सूर्य की दूरी कितनी है 14.9 करोड़ किलोमीटर दूरी है, या आप सिंपली 15 करोड़ भी कह सकते हो। तो सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है 14.9 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। ठीक है, अब देखो ये तारामंडल वर्ड यहाँ पे यूज हुआ। तारामंडल किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को। ठीक है, आप कभी भी जब आसमान में देखते हो तो आपको दिखता होगा कि बहुत सारे तारे एक दूसरे के पास पास हैं और ग्रुप बना रहे हैं, तो उस ग्रुप को ही क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन क्या है, तारामंडल, और ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार है। ठीक है, तारों का एक समूह है तारामंडल। तो कितने तारामंडल है टोटल, तो टोटल जो है 88 तारामंडल है। 88 तारामंडल आपको याद रखने हैं। ठीक है, और 88 तारामंडल में एक तारामंडल है जैसे सप्तऋषि। सप्तऋषि एक तारामंडल है। सप्तऋषि जो है वो 7 स्टार्स का ग्रुप है, 7 तारों का ग्रुप है सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि जो है वो 7 तारों का ग्रुप है। तो आपको याद रखना है कि कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल हैं, ये आपको याद रखना है। और ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम तारामंडल यानी कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और सप्तऋषि तारामंडल याद रखना है। उर्सा मेजर जो है उसके तारामंडल के अंदर सप्तऋषि आता है, उसी का एक पार्ट है, उर्सा मेजर का पार्ट है, जिसे बिग बियर भी कहते हैं। बिग बियर क्या है, एक तारामंडल है, और उसी का एक पार्ट कौन सा है, सप्तऋषि है, जिसमें 7 तारे होते हैं। ठीक है, तो टोटल तारामंडल कितने होते हैं, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, देखो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है, याद रखना है। ठीक है, 88 तारामंडल है जिनमें सबसे बड़ा हाइड्रा है। ठीक है, नेक्स्ट करता है। और सप्तऋषि किसके अंदर आता है, सप्तऋषि जो है वो उर्सा मेजर या बिग बियर तारामंडल के अंदर आता है, या उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट करते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, देखो सौरमंडल का जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है, सिरिस है। ठीक है, CIRIUS। सिरिस जो है वो सबसे चमकीला तारा है, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, डॉग स्टार। तो सिरिस जो है वो सबसे चमकीला तारा है, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं, और ये कैनिस मेंजरिस तारामंडल में आता है। ठीक है, मेंजरिस कैनिस मेंजरिस नाम के तारामंडल के अंदर ये आता है। ठीक है, तो डॉग स्टार जो है वो कौन से तारामंडल के अंदर आता है, कैनिस मेंजरिस तारामंडल के, और इसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। तो सिरिस यानी डॉग स्टार, और यह कैनिस मेंजरिस तारामंडल में स्थित है। नेक्स्ट करते हैं। सूर्य किस अभिक्रिया पर कार्य करता है, देखो सूर्य जो है वो किस अभिक्रिया पर कार्य करता है। देखो सूर्य के अंदर जो 2 गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, H2 और He। हाइड्रोजन और हीलियम आपके पास क्या होते हैं, 2 गैस होती हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन 74% पाया जाता है, और हीलियम जो है वो 24%। बाकी सारी गैसेस पाई जाती हैं और बची हुई जो है, तो 74% आपका हाइड्रोजन होता है, 24% हीलियम होता है। और सूर्य जो है वो हाइड्रोजन, जब बहुत सारे हाइड्रोजन मिल के यानी कि जॉइंट होके, यानी एक दूसरे से फ्यूज होके क्या करते हैं, हीलियम बनाते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो सूर्य जो है किस पे काम करता है, फ्यूजन पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो सूर्य किस सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय संलयन पे। सूर्य में जो अधिकता में मात्रा में गैसें पाई जाती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होती है, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं, देखो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं। देखो होता क्या है कि कोई भी तारा जो है जब वो डाइंग स्टेट में होता है, कोई भी तारा जब खत्म होने वाला होता है, तो वो एक विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी तारा एक विस्फोट के साथ जो है खत्म हो जाता है, और उसको हम अभिनव तारा कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे सुपरनोवा और अभिनव तारा कहते हैं। तो ये एक डाइंग स्टेट है, डाइंग स्टेट ऑफ स्टार। ठीक है, स्टार की डाइंग स्टेट होती है, यानी कि स्टार जब खत्म होने वाला होता है, नष्ट होने वाला होता है, तो वो एक विस्फोट के साथ खत्म होता है, और इसको हम डाइंग स्टेट ऑफ स्टार कहते हैं। और क्या है, अभिनव तारा जो है वो एक विस्फोटी तारा है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे, देखो प्राचीन भारतीय सूर्य को एक ग्रह मानते थे। प्राचीन भारतीय सूर्य को एक ग्रह मानते थे, लेकिन एक्चुअल में जो है सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। प्राचीन भारतीय पहले इसको ग्रह यानी प्लानेट मानते थे, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, सूर्य जो है एक्चुअल में एक तारा है। ठीक है, अच्छा तारा और ग्रह में क्या डिफरेंस होता है, तारे और ग्रह में क्या डिफरेंस होता है, देखो तारा ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, ऐसी कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। ठीक है, खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है। ठीक है, तो
कैलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और ये गैसेस के फ्यूजन से क्या करते हैं, गैस के फ्यूजन से ये एनर्जी रिलीज करते हैं और ये हॉट होते हैं। ठीक है, तो तारा समझ आ गया। जबकि प्लैनेट्स के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, कोई भी हीट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? अभी मैंने बताया सूर्य हाइड्रोजन गैस का गोला है, तो हाइड्रोजन यानी H2 और हीलियम यानी कि 2He4 कहते हैं। तो सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का क्या परसेंटेज है? तो मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन इसमें 74% होती है और हीलियम जो है 24%, बाकी बची हुई गैसेज होती हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, 74 एंड 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? देखो, सूर्य के मध्य भाग को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्रोमोस्फेयर, जिसे हिंदी में हम वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के मध्य भाग को हम क्रोमोस्फेयर या वर्णमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, किस देश में अर्धरात्रि सूर्य निकलता है? तो देखो, नॉर्वे में अर्धरात्रि सूर्य निकलता है। नॉर्वे कंट्री में अर्धरात्रि सूर्य निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से किसी ग्रह की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से किसी ग्रह की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? देखो, सूर्य जो है, सारे ग्रह जो हम जानते हैं, सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वो एक इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जब वो चक्कर लगाते हैं तो कभी तो ग्रह सूर्य के पास होता है, कभी बहुत दूर होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी ग्रह जब अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अधिकतम दूरी पर जो होता है उसे हम अपसौर कहते हैं, यानी कि एपीहीलियन कहते हैं। ठीक है, एपीहीलियन, और इसे हम हिंदी में अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, एक फिगर के थ्रू इसको देखो समझते हैं। देखो, फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, ये इलेप्टिकल शेप में आप देख रहे हो, इलिप्टिकल शेप में यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है कोई भी प्लानेट। ठीक है, और सन के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है। आप देख रहे हो ये प्लानेट यहाँ पर है और ये जो प्लानेट है ये देखो सन के पास है, जबकि यहाँ पर ये प्लानेट जब है तो ये सन से दूर है। ठीक है, यहाँ पे 14.7 करोड़ अप्रोक्सीमेट है और यहाँ पे 15.2 करोड़ अप्रोक्सीमेट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये पास है और यहाँ पर ये दूर है। आप देख रहे हो, तो जब ये पास है तो इसे हम पेरीहीलियन कहते हैं और जब ये दूर है तो इसे एपीहीलियन कहते हैं। जब ये पास है तो इसे क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। तो याद रखने का भी बहुत इजी तरीका है, इंग्लिश में याद करना आसान है। पेरी मतलब देखो, पी फॉर पेरी और पी फॉर पास। तो जब ये पास है, जब ग्रह सूर्य के पास है तो उसे हम पेरीहीलियन कहते हैं, और जब सूरज ग्रह से दूर है तो उसे एपीहीलियन कहते हैं। तो एक याद करोगे, पेरीहीलियन मतलब पास, तो दूसरा वाला यानी एपीहीलियन मतलब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। और भी चीजें समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये बताया गया इक्विनॉक्स। तो देखो इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो देखो, दिन और रात बराबर कब होते हैं? देखो, 21 मार्च या 20 मार्च, 21 मार्च ज्यादातर आपको ऑप्शन में दिखता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर बराबर होते हैं। मतलब जितना बड़ा दिन होगा उतनी बड़ी ही रात होगी। तो समझ आ गया आपको? पेरीहीलियन का मतलब क्या होता है? पेरीहीलियन का मतलब होता है जब ग्रह सूर्य के पास हो, पेरी मतलब पास, और जब दूर हो तो एपीहीलियन। ठीक है, और इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब किसी भी ग्रह पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और इक्विनॉक्स का होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सूर्य से किसी ग्रह का अधिकतम दूरी को क्या कहते थे? एपीहीलियन, और न्यूनतम दूरी यानी सबसे पास की दूरी को पेरीहीलियन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी इस क्वेश्चन में पूछा गया तो वो क्या हो जाएगा? पेरीहीलियन हो जाएगा। ठीक है, जिसे हिंदी में उपसौर कहते हैं। इंग्लिश में याद रखना आसान है, पेरी मतलब पास और दूसरा वाला एपीहीलियन मतलब दूर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? देखो, पृथ्वी से सूर्य की दूरी या किसी भी ग्रह से सूर्य की दूरी को क्या कहते थे? पास वाली दूरी को पेरीहीलियन और दूर वाली को एपीहीलियन। लेकिन यहाँ पर पेरीजी और अपोजी कहेंगे। ठीक है, पेरीजी और अपोजी। देखो, फिगर के थ्रू हम समझते हैं। देखो, ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। आप जानते हो चंद्रमा जो है वो अर्थ का एक उपग्रह है, क्योंकि कोई भी पिंड जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है या किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर, उसे हम उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। तो अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? मून लगाता है। और आप देख रहे हो यहां से यहां मून की डिस्टेंस दूर है, जबकि यहां पास है। तो पेरी जी मतलब पास हो जाएगा, अपोजी मतलब दूर हो जाएगा। तो पेरी, पी फॉर पेरी और पी फॉर पास। तो जब भी चंद्रमा पृथ्वी के पास होगा तो उसे हम पेरी जी कहेंगे, और दूर होगा तो उसे हम अपोजी कहेंगे। याद रखना, ये भी इजी है। ठीक है, पेरी मतलब पास और अपोजी मतलब दूर। वहां पे पेरी हिलियन मतलब पास और अपोहिलियन मतलब दूर। और आप जानते हो हिलियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूर्य जो हीलियम से बना होता है तो उसे हम हीलियन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है,
तो जब भी हीलियन की बात होगी तो समझ जाएंगे कि हीलियम की बात हो रही है, इसका मतलब सूर्य की बात हो रही है, सन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, अपोजी, ठीक है, अपभू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम मतलब पास, पी फॉर पास और पी फॉर पेरीजी, और वहां पर क्या था, पेरीहीलियन, तो यहाँ क्या हो जाए, पेरीजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होता है। देखो सूर्य की सतह का जो लगभग तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया कि सन के चारों ओर जो चीज घूमेगी उसे हम ग्रह कहेंगे, और उसके चारों ओर कोई चीज घूमेगी तो हमें उसे उपग्रह कहेंगे, ठीक है। ग्रह मतलब प्लानेट और उपग्रह मतलब सैटेलाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, यानी प्लानेट कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए। देखो ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए, ठीक है, याद रखना। सौर मंडल की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने। जबकि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने दिए। तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, केपलर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के कितने नियम है, तो ग्रहों की गति के 3 नियम है, केपलर ने 3 नियम दिए थे, ठीक है, तो केपलर ने 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का पहला नियम क्या कहता है। देखो ग्रहों की गति का पहला नियम क्या कहता है, इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं। देखो देखो ग्रहों की गति का पहला नियम कहता है कि सन के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। सन के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, और वो भी कैसे लगाते हैं, इलिप्टिकल पाथ पे लगाते हैं। इलिप्टिकल पाथ यानी कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और वो भी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और उनके एक फोकस पर कौन होता है, सन होता है, उनके फोकस पर सन यानी सूर्य होता है, ठीक है। तो इसे हम कक्षाओं का नियम कहते हैं। पहले नियम को हम क्या कहते हैं, कक्षाओं का, क्योंकि ये कक्षा के बारे में बताता है कि कैसी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो कक्षाओं का नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के फोकस पर होता है। तो सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और उसके एक फोकस पर कौन होता है, सूर्य होता है। देखो सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसको किसने बताया था, इसको कॉपरनिकस ने बताया था। लेकिन सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी केपलर ने, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का दूसरा नियम क्या है। अब देखो ग्रहों की गति का दूसरा नियम, मैंने क्या बताया कि कितने नियम थे, 3 नियम थे। तो अब हमसे पूछा गया कि ग्रहों की गति का दूसरा नियम क्या होता है। तो ग्रहों की गति का दूसरा नियम किसके बारे में बताता है, क्षेत्रीय चाल के नियम, क्षेत्रीय चाल के बारे में बताता है। मतलब ये बताता है कि क्षेत्रफलीय चाल जो है वो नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो हमेशा बराबर टाइम में बराबर क्षेत्रफल को तय करता है। देखो फिगर के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पर ये ग्रह चक्कर लगा रहा है, देखो आप देखो प्लानिट जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और आप देखो 1 मंथ में इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की है, ये वाली, जबकि यहाँ पर 1 मंथ में ये वाली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो अलग अलग है, लेकिन ये जो एरिया है, एरिया 1 और एरिया 2, ये हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो बराबर समय में बराबर एरिया कवर करता है। मतलब उसका क्षेत्रीय चाल, मतलब उसकी एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या, क्षेत्रीय चाल। उसकी क्षेत्रीय चाल कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो उसकी एरियल वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब वो बराबर टाइम में बराबर क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। तो इसे हम क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल क्या है, तो प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। कोई भी ग्रह बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल को तय करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन, ग्रहों की चाल का तीसरा नियम क्या है। देखो ग्रहों की चाल का तीसरा नियम, इसे हम अवधि का नियम कहते हैं या परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। देखो फिगर के थ्रू समझते हैं कि ये क्या कहता है। देखो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर 2 ग्रहों की परिक्रमा दिखाई गई है। एक तो ये पहला प्लानेट है, ग्रह नंबर 1 और ग्रह नंबर 2, दोनों सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं दोनों प्लानेट। और देखो सन के चारों ओर ये इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगा रहे हैं। देखो ग्रह नंबर 1, पहला जो ग्रह है वो T1 टाइम में पूरा चक्कर कर लेता है, जबकि दूसरा ग्रह जो है वो T2 टाइम में चक्कर पूरा कर लेता है। पहले ग्रह की जो इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष की त्रिज्या A1 है, और दूसरे ग्रह की दीर्घ अक्ष की त्रिज्या A2 है, ये A2 है। तो यहाँ पर जो ग्रहों की गति का तीसरा नियम जो अवधियों का नियम, मतलब टाइम पीरियड का नियम है। तो ये कहता है कि टी वन का स्क्वायर, मतलब जितना टाइम कोई भी ग्रह चक्कर लगाने में लेगा उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी दीर्घवृत्त की त्रिज्या के क्यूब के, ठीक है, दीर्घवृत्त की त्रिज्या के या हाफ ऑफ दीर्घवृत्त के, ठीक है। क्योंकि देखो इस पूरी डिस्टेंस अगर ये है तो इस पूरी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त, दीर्घ अक्ष कहते हैं।
और इसके आधे को क्या कहते हैं, अर्ध दीर्घअक्ष कहते हैं। तो अर्ध दीर्घअक्ष के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसी तरीके से अगर दूसरे ग्रह की बात करें तो दूसरे ग्रह का स्क्वायर यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A2 के क्यूब के, मतलब दूसरे ग्रह की अर्ध दीर्घअक्ष के, ठीक है, अर्ध दीर्घअक्ष के, ठीक है। देखो इसे हम अवधियों का नियम कहते हैं। एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ग्रह की जो घूर्णन की समय अवधि है यानी टी है, टाइम पीरियड है, उसका स्क्वायर, उसका वर्ग हमेशा अर्ध दीर्घअक्ष, अर्ध दीर्घअक्ष मतलब आधे, ये पूरा दीर्घअक्ष है, ये वाला ये पूरा दीर्घअक्ष है और इसका आधा कर देंगे तो अर्ध दीर्घअक्ष के घन मतलब क्यूब के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी अर्ध दीर्घअक्ष की क्यूब के, ठीक है। ये हमारा अवधियों का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन से ग्रह को IAU ने 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया था। देखो पहले क्या था, पहले हमारे जो ग्रह थे वो 9 ग्रह थे। कौन कौन से, MVEM जे सन, आपको इस तरीके से याद रखना, MVEM जे सन, और एक और था प्लूटो। तो सबसे पहले कौन सा था, मार्स, फिर वीनस था, फिर अर्थ था, ठीक है, सॉरी पहले मरकरी था, फिर वीनस था, फिर अर्थ था, फिर मार्स था, फिर जुपिटर था, फिर सैटर्न था, फिर यूरेनस था, फिर नेपच्यून था और फिर प्लूटो था। लेकिन 2006 में IAU मतलब इंटरनेशनल, IAU का मतलब क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने क्या किया था, IAU ने क्या किया कि जो प्लूटो था उसको ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया। और अब हमारे कितने ग्रह हैं, अब हमारे 8 ग्रह हैं। तो IAU ने 2006 में किसको हटाया था, प्लूटो को हटाया था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन से ग्रह को IAU ने 2006 में सूची से हटा दिया था। तो कौन से ग्रह को हटाया था, प्लूटो को हटाया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो इसका आंसर क्या होगा, प्लूटो। नेक्स्ट, IAU का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि IAU का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो IAU का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस यानी फ्रांस, जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहां पर, ठीक है, याद रखना। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2006 से पहले 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को हटा दिया IAU ने 2006 में और फिर 8 ग्रह रह गए। तो अभी कितने ग्रह हैं, थे कितने 9, लेकिन अभी कितने हैं 8, तो 8 ग्रह हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देख लेते हैं फिगर में कि कौन कौन से, देखो ये सन है और सन के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या है, मरकरी है यानी जिसे हम बुध कहते हैं, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी, मार्स मतलब मार्स किसे कहते हैं, मार्स कहते हैं मंगल को, जुपिटर यानी बृहस्पति को, सैटर्न मतलब शनि को, यूरेनस मतलब अरुण को और नेपच्यून मतलब वरुण को, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सबसे पास सूरज के कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध है, और सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 8 ग्रह हैं, याद रखना है, ठीक है। कितने पार्थिव ग्रह हैं, देखो समझते हैं कितने पार्थिव ग्रह हैं। देखो देखो ये जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं ये जो है ये रॉकी है, ये सब क्या है, रॉकी है, पार्थिव है, आंतरिक ग्रह है। और बाद वाले जो है, सॉरी ये 5 मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, जो बाद वाले हैं वो कौन से हैं, हम इन 4 की बात कर रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये क्या है, ये है पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह, और लास्ट वाले 4 जो हैं वो कौन से हैं, ये गैसीय ग्रह हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कितने पार्थिव ग्रह हैं, तो कितने पार्थिव ग्रह हैं, 4 पार्थिव ग्रह हैं, ठीक है। MVEM जे सन, आपको ऐसे याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी, क्योंकि आजकल क्या है कि ऑप्शंस में जुपिटर लिखा हुआ मिलेगा, यूरेनस लिखा हुआ मिलेगा, नेपच्यून, प्लूटो, हिंदी में कभी भी यम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, प्लूटो लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो MVEM इन्हें हम क्या कहते हैं, रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। और लास्ट वाले 4 को हम बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है, या जोवियन प्लैनेट कहते हैं, ओके। तो कितने पार्थिव ग्रह हैं, 4 पार्थिव ग्रह, कौन कौन से, MVEM, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी कि बुध शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल 4 पार्थिव ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। तो कौन सा आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है, तो देखो 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, MVEM मैंने आपको बताया, इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, अर्थ जो है वो सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर यानी बृहस्पति, लेकिन आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, अर्थ है, ठीक है, यानी पृथ्वी है। कितने गैसीय ग्रह हैं, मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 8 ग्रह हैं, MVEM जे सन। तो इनमें से 4 जो हैं, ठीक है, इनमें से 4 जो हैं वो कौन से हैं, जे सन। तो 4 जो हैं वो कौन से हैं, आंतरिक ग्रह हैं, और बाकी 4 जो हैं वो कौन से, जोवियन ग्रह,
बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो याद रखना, जे सन मतलब जुपिटर यानी बृहस्पति, सन मतलब सैटर्न मतलब शनि, वी मतलब सॉरी यू मतलब यूरेनस और एन मतलब नेपच्यून। ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है? मैंने अभी आपको बताया MVEM J सन। देखो ये वाले ग्रहों को हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। ये वाले ग्रहों को हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। और इनके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है, मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं, जो हजारों की संख्या में होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और काफी सारे यहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक बेल्ट की तरह संरचना बनाते हैं, इसलिए हम इसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। देखो फिगर में समझते हैं। देखो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। देखो ये मार्स है और ये क्या है? जुपिटर है। और मार्स और जुपिटर के बीच में आप देख सकते हो, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे बहुत सारे पार्थिव ग्रह यानी कि छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो MVEM यानी मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और ये हजारों की संख्या में होते हैं, इसलिए ये एक बेल्ट बनाते हैं जिसे हम क्षुद्र पेटी या एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में आपको एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है यानी बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? तो बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, याद रखना है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। कब की थी? 1610 में, 1610 में की थी बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। आपको ये याद रखना है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये बहुत कॉमन हो चुका है क्वेश्चन। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखना बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है यानी सैटर्न है। ठीक है, तो सैटर्न आंसर हो जाए यानी शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह मरकरी है, जो कि सूर्य के सबसे पास भी है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। आप याद कैसे करेंगे? जो सबसे पहला है वो सबसे छोटा है, और जो बाह्य ग्रहों में सबसे पहला है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा है पहला वाला, और जो आंतरिक ग्रह है उनमें सबसे छोटा है पहला वाला। ठीक है, यानी कि M मतलब मरकरी। ठीक है, यानी बुध। तो मरकरी जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? तो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। आप देख सकते हो MVEM J सन। तो सबसे दूर कौन सा है? देखो सन से N फॉर नेपच्यून, जिसे हम क्या कहते हैं? वरुण कहते हैं। तो सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण यानी कि नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है? मैंने अभी आपको बताया MVEM J सन। MVEM J सन। तो मरकरी जो है वो सबसे पास में है, सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? मरकरी सबसे पास है। और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून यानी कि वरुण सबसे। तो मरकरी को क्या कहते हैं? मरकरी को हम बुध कहते हैं। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। नेक्स्ट, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? देखो बुध ग्रह, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे पास है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है, इसलिए बुध ग्रह यानी मरकरी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम टाइम लेता है। और कितना टाइम लेता है? 88 डेज लेता है। ठीक है, 88 दिन लेता है, याद रखना आपको। ठीक है, 88 दिन बुध ग्रह यानी मरकरी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 88। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा दिन कौन सा लेगा, तो ये ऑब्वियस है कि सबसे ज्यादा कौन सा लेगा? नेपच्यून लेगा, क्योंकि नेपच्यून बहुत दूर है। तो बहुत दूर है तो इस तरीके से जो चक्कर लगाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो सबसे ज्यादा समय कौन लेगा? नेपच्यून। और सबसे कम समय कौन सा लेगा? मरकरी लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? लास्ट में इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं, कौन सा हरा है, कौन सा पीला है, कौन सा नीला है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्या पूछा गया? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो आपको याद रखना है कि हरा प्रकाश कौन उत्सर्जित करता है? हरा प्रकाश जो उत्सर्जित करता है वो यूरेनस करता है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? अरुण। अरुण जो है वो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे अधिक अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस का होता है, यूरेनस। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अरुण। अरुण का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यूरेनस का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और ये 98 डिग्री झुका हुआ है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन यूरेनस यानी अरुण जो है वो कितना झुका हुआ है? 98 डिग्री, सबसे ज्यादा। इसलिए हम इसे लीन प्लानिट भी कहते हैं या इंक्लाइंड प्लानिट भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा झुका हुआ है। नेक्स्ट, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा लास्ट में। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ठीक है,
मंगल मतलब मार्स, ठीक है। तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को, यानी कि मार्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? देखो, मंगल ग्रह पर फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, Fe2O3, फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। क्या कहते हैं इसको? फेरस ऑक्साइड। मंगल ग्रह पर फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि Fe जो है वो आयरन का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम इसे आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। Fe2O3 फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो मंगल ग्रह लाल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोहा यानी कि फेरस ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? उसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट, मंगल ग्रह पर कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि मंगल ग्रह पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। बाकी गैसेस भी आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है, लेकिन ज्यादा कौन सी मात्रा में है? कार्बन डाइऑक्साइड। सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखो, सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को, यानी कि वीनस को कहते हैं। वीनस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसको हम मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा या भोर का तारा, इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा, यानी कि शाम का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। इसको रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी भी, ये सबसे ज्यादा चमकीला भी है, ठीक है। तो शुक्र जो है उसको रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी कहते हैं। और एक बात और याद रखनी है कि शुक्र जो है वो, उसकी शेप एंड साइज लगभग किसके इक्वल होता है? अर्थ के इक्वल होता है, इसलिए हम इसे अर्थ की बहन भी कहते हैं या अर्थ की भगनी भी कहते हैं, ठीक है। तो शुक्र यानी वीनस को रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी कहते हैं। सारे ग्रहों के कुछ ना कुछ रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी है, कोई रोमन गॉड ऑफ मार्स, मार्स को हम रोमन गॉड ऑफ वार कहते हैं। तो मैं याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि शुक्र जो है वो पृथ्वी की तरह है और बहुत चमकीला है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि ये बहुत चमकीला है और ये बहुत सुंदर दिखाई देता है क्योंकि ये चमकीला है, इसलिए इसे रोमन गॉड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, युद्ध का देवता किसे कहते हैं? रोमन गॉड ऑफ वॉर किसे कहते हैं? देखो, अब ट्रिक क्या है याद रखनी, वॉर, ठीक है, वॉर और मार्स, ठीक है, एक जैसा लग रहा होगा देखने में, वॉर्स और मार्स, ठीक है। तो रोमन गॉड ऑफ वॉर किसे कहते हैं? मार्स को कहते हैं, यानी कि मंगल को कहते हैं, ठीक है, मार्स को यानी कि मंगल को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? अभी मैंने बताया पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को, यानी कि वीनस को कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन वीनस को कहते हैं। नेक्स्ट, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार या भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? अभी बताया मैंने, वीनस को, यानी कि शुक्र को कहते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वीनस है, मैंने अभी बताया, वीनस यानी कि शुक्र जो है वो सबसे चमकीला है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो सौरमंडल में देखो, सारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन वो एक तरीके से और घूमते हैं, वो अपने अक्ष के परितः भी घूमते हैं, जिसे हम घूर्णन कहते हैं, ठीक है, रोटेशन कहते हैं, रोटेशन, जिसे हम घूर्णन कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं, रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन कौन जल्दी करता है? रिवॉल्यूशन जल्दी कौन करता है? रिवॉल्यूशन करता है मरकरी, यानी बुध। क्यों करता है? क्योंकि वो बहुत करीब होता है सूरज के, इसलिए जल्दी से रिवॉल्यूशन कर लेता है, मतलब सूरज के चक्कर लगा लेता है। जबकि अपने अक्ष के परितः सबसे तेज कौन घूमता है? अपने अक्ष के परितः सबसे तेज बृहस्पति घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट, नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को छोड़ा था? तो याद रखना है, नासा ने, मैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10 से 20 बार हर क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना पूछा गया हो, ठीक है। तो नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को छोड़ा था? तो नासा ने मरकरी, मरकरी के अध्ययन के लिए, यानी कि बुध के अध्ययन के लिए छोड़ा था मैसेंजर को, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रखते हो, मैसेंजर, ठीक है। तो ME से मैसेंजर, ME से मरकरी, ठीक है। तो मैसेंजर को मरकरी के लिए छोड़ा गया था। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त यानी क्लॉक वाइज घूमते हैं? देखो, सारे ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं, सिर्फ दो ग्रह को छोड़कर, यू एंड वी को, यू एंड वी यानी कि यूरेनस, यानी कि यूरेनस जिसे हम क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं, और वी मतलब वीनस, जिसे हम शुक्र कहते हैं। वीनस और शुक्र को छोड़ के सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन यूरेनस और वीनस जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो इसका मैं याद रखने का भी तरीका बताता हूँ।
देखो अर्थ, अर्थ का मतलब क्या, हम, अर्थ का मतलब क्या, हम, और हम वाले का कैसे घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं। ठीक है, हम जो है कैसे घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं। ओके, तो हम कैसे घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट, इस तरीके से याद रखना, वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, क्योंकि ईस्ट इधर होता है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, हम कैसे घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। तो रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर सैटर्न को कहते हैं, यानी शनि को कहते हैं। ठीक है, सैटर्न को यानी कि शनि को हम रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणा, अब देखो इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। देखो वी, वी मतलब क्या है, वी का मतलब है अर्थ यानी हम, तो अर्थ जो है वो कैसे घूमती है हमेशा, अर्थ हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, अर्थ हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, और वो भी कैसे डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखोगे, पश्चिम से वी, वी मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, अर्थ हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इस तरीके से। ठीक है, तो अर्थ और बाकी सारे ग्रह भी पश्चिम से पूर्व की तरफ ही घूमते हैं, लेकिन सिर्फ एक ग्रह है, दो ग्रह हैं, यूरेनस एंड वीनस, यू एंड वी, आपको कैसे याद रखना है, यू एंड वी, यू एंड वी उल्टे डायरेक्शन में घूमते हैं, हमारे उल्टे यानी अर्थ के उल्टे डायरेक्शन में। अर्थ कैसे घूमती है, अर्थ मतलब वी यानी वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है अर्थ, और बाकी सब भी घूमते हैं, लेकिन यू एंड वी यानी यूरेनस और वीनस ये उल्टे घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। नेक्स्ट, तो वीनस और यूरेनस हो जाएगा आंसर। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, ठीक है, तो अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा क्या है, तो अभी मैंने बताया कि वी यानी कि अर्थ तो कैसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट घूमती है, जबकि शुक्र और अरुण कैसे घूमते हैं, उल्टा घूमते हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट घूमेंगे। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम के दिशा में घूमेंगे। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, ठीक है, अब ये समझने वाली बात है। देखो किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, देखो आप जानते हो, मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप जानते हो, आप एक बात बताओ, अगर आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो और विंडो से अगर आप देखो बाहर झांक के, तो आप देखोगे कि बर्फ, अगर आपकी बस आगे के डायरेक्शन में जा रही है तो बाकी सारी चीजें आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी, चलती हुई दिखाई देंगी पीछे के डायरेक्शन में, सारे पेड़ वगैरह कोई भी बिल्डिंग होगी, वो ऐसा लगेगा कि वो सब पीछे की दिशा में भाग रही है। ठीक है, तो इसलिए जब हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, तो अर्थ वेस्ट से ईस्ट जाती है, जबकि हमें ऐसा लगता है कि जो सूरज है वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, मतलब ईस्ट में निकल रहा है और वेस्ट में जाके छिप जा रहा है, उल्टा होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ट्रेवल करते हैं, चलते हैं, तो दूसरी चीजें हमारे डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, तो क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट जाती है, यानी डब्ल्यू से ई जाती है, तो सूर्य जो है वो ईस्ट से वेस्ट निकलेगा, मतलब ईस्ट में निकलेगा और वेस्ट में जाके सेट हो जाएगा, छुप जाएगा। लेकिन क्योंकि जो शुक्र है वो वेस्ट से ईस्ट नहीं जाता, वो ईस्ट से वेस्ट जाता है, तो इसलिए उसमें सूरज जो है वो उल्टे डायरेक्शन होगा। और सिर्फ शुक्र नहीं, यूरेनस में भी यानी अरुण में भी। ठीक है, तो अरुण और शुक्र दोनों में क्या होगा, सूर्य पश्चिम में निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, तो मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, हमारा भारत है। ठीक है, और मंगलयान सैटेलाइट को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन से ग्रह की घूर्णन अवधि परिक्रमण अवधि से अधिक होती है, कौन से ग्रह पर दिन साल से बड़ा होता है। ठीक है, तो कौन से ग्रह पर दिन साल से बड़ा होता है, तो ये आपको याद रखना, वीनस। ठीक है, वीनस पर दिन जो है वो साल से बड़ा होता है, वीनस ग्रह पर दिन जो है वो साल से बड़ा होता है, मतलब ये अपने अक्ष का चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लेता है, जबकि सूरज का चक्कर लगाने में ये कम टाइम लेता है। अपने अक्ष का चक्कर लगाने में लगभग 245 दिन और सूरज का चक्कर लगाने में लगभग 225 दिन लेता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो 225 दिन में ये पूरा अपना चक्कर लगाता है, यानी कि इस पे दिन 245 दिन का है,
जबकि सूरज का चक्कर लगाने में 225 दिन लेता है, मतलब एक साल इसमें 225 दिन का है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कौन से ग्रह पर दिन साल से बड़ा होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कौन सा ग्रह घूर्णन अवधि ज्यादा लेता है जबकि परिक्रमण अवधि कम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौने ग्रहों के नाम बताओ। ठीक है, अब देखो बौने ग्रहों के नाम आपको बताने हैं। तो 5 बौने ग्रह होते हैं, एरिस, मैकमैन, होमा, सिरिस और प्लूटो। ठीक है, तो ये 5 बौने ग्रह हैं, इनको आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा बौना ग्रह है या नहीं है, तो ये पांचों याद रखने हैं, एरिस, मेकमेक, ह्यूमा, सीरिस और प्लूटो। और प्लूटो जो है वो सबसे बड़ा सॉरी, प्लूटो जो है वो सबसे बड़ा बौना ग्रह है, यानी ड्वार्फ प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है कौन, प्लूटो। ठीक है, प्लूटो। और ये भी याद रखना, प्लूटो के 5 मून यानी सैटेलाइट है, और चारोन जो है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा, अभी मैंने बताया प्लूटो, यानी कि यम जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। देखो, आप जानते हो कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और उन ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है, गैनीमेड। ठीक है, जो कि बृहस्पति का है। गैनीमेड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डीमोस है, या डाइमोस भी कह सकते हैं, डाइमोस, जो कि मंगल का यानी मार्स का उपग्रह है। तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डाइमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। तो आप ऐसे याद रखो, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और उसका उपग्रह भी सबसे बड़ा है। और एक बात, बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह भी हैं, सैटेलाइट भी है। तो डीमोस जो कि मार्स का है उसको सबसे बड़ा, और मार्स का एक और उपग्रह होता है जिसे हम फोबोस कहते हैं। तो मार्स मार्स के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और डीमोस जो है वो पूरे जितने भी उपग्रह हैं उन सब में सबसे छोटा है। ठीक है, तो डीमोस सबसे छोटा, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो देखो, एम, वी, ई, एम, जे, सन। देखो, सबसे पहले कौन सा है, मरकरी, मरकरी का एक भी उपग्रह नहीं है। फिर कौन सा है, वीनस, इसका भी एक भी नहीं है। ठीक है, फिर कौन सा है, अर्थ, इसके कितने उपग्रह हैं, एक उपग्रह है, इसका एक उपग्रह है, आप जानते हो, चांद, चंद्रमा, मून। उसके बाद अर्थ, सॉरी अर्थ हो गया, अर्थ का मून हो ही गया है, चांद। फिर कौन सा है, मार्स, मार्स के 2 उपग्रह हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको, डीमोस और फोबोस। ठीक है, मार्स के कितने उपग्रह हैं, मार्स के 2 उपग्रह हैं, यानी मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। जुपिटर के कितने उपग्रह हैं, यानी बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। देखो, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसमें लोगों को, लेकिन अभी अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में जुपिटर के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, आज के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जुपिटर के 95 उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पे सैटर्न है, यानी शनि है, और शनि के 83 उपग्रह हैं, 83 उपग्रह हैं। ठीक है, फिर है यूरेनस, यानी कि जिसे अरुण कहते हैं, अरुण के 27 उपग्रह हैं, और नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं, यानी वरुण के 14 उपग्रह हैं। तो फिर से देख लेते हैं, मरकरी और वीनस का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अर्थ का एक उपग्रह है, यानी अर्थ है, सॉरी चंद्रमा है, मून है। और मार्स के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। जुपिटर के 95 हैं, और सैटर्न के 83 हैं, और यूरेनस के 27 हैं, और नेपच्यून के 14 हैं। ठीक है, जुपिटर के 95 हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा गैनीमेड है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसका कोई भी उपग्रह नहीं है, मरकरी का और वीनस का, यानी कि बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वरुण के, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, नेपच्यून कहते हैं। तो नेपच्यून के कितने उपग्रह हैं, 14 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ट्राइटॉन है। देखो, टाइटन और टाइट्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, टाइटन। सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑफ सोलर सिस्टम है, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ सोलर सिस्टम, किसके बाद, आफ्टर गैनीमेड, गैनीमेड के बाद। ठीक है, गैनीमेड के बाद सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, गैनीमेड के बाद सबसे बड़ा उपग्रह सैटर्न का है, और उसका नाम क्या है, टाइटन। जबकि नेपच्यून यानी वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ट्राइटॉन है। डिफरेंस देख लो आप, टाइटन एंड ट्राइटॉन याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आ जाए, ट्राइटन।
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेता है। ठीक है, अब देखो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो ये 27.3 डेज लेता है, 27.3 डेज लेता है। और क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 0.3 को अगर हम 24 से इंटू कर दें तो 7.2 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 27 आवर्स, ठीक है, 27 आवर्स, सॉरी 27 डेज, सॉरी 27 डेज एंड कितने 7.2 आवर्स। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में कितना टाइम लेता है, 27.3 डेज। और 0.3 को अगर 24 से इंटू कर दें तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 से इंटू करने से ये घंटे में चेंज हो जाएगा। तो 27 दिन और 7.2 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट। चंद्रमा अपने स्वयं के अक्ष पर एक घूर्णन करने में कितना समय लेता है, तो चंद्रमा अपने स्वयं के अक्ष पर भी उतना ही टाइम लेता है, 27.3। तो चंद्रमा एकमात्र ऐसा उपग्रह है या एकमात्र ऐसा कैलेस्टियल बॉडी है जो उतना ही समय लेता है अक्ष पर घूमने में भी और उतना ही समय लेता है पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी। मतलब इसका परिक्रमण काल और इसका घूर्णन काल, मतलब इसका रोटेशन पीरियड और रिवॉल्यूशन पीरियड दोनों बराबर होते हैं और कितने होते हैं, 27.3 डेज। ओके, पृथ्वी अपने स्वयं के अक्ष पर घूर्णन करने में लगभग वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, 20, अच्छा यहाँ पे पूछा पृथ्वी का, सॉरी, पृथ्वी अपने अक्ष के प्रत्येक घूर्णन करने में, तो अपने अक्ष के परितः घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड, जिसे अप्रोक्सीमेट हम 24 आवर्स भी कहते हैं। ठीक है, 24 घंटे भी हम कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लेता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेता है, और जिसे लगभग हम 24 घंटे मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, देखो ये सन है और आप जानते हो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 डेज यानी 365 दिन, ठीक है, 365 दिन 48 मिनट, सॉरी 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड, 45 सेकंड लेता है लगभग। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड लेता है पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाने में। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे, और ये 6 घंटे मिल के हर 4 साल में, ये 6 घंटे हर 4 साल में 24 घंटे बना लेते हैं, और इसलिए हर चौथा साल लीप ईयर होता है, हर चौथा साल लीप ईयर होता है, आप जानते हो। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। क्यों होते हैं 366 दिन, क्योंकि हर 365 दिन के बाद 6 घंटे एक्स्ट्रा भी होते हैं, और ये 4 साल में ये 6 घंटे मिल मिल के पूरा एक दिन बना लेते हैं, इसलिए हर चौथे साल में 366 दिन होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी। चंद्र ग्रहण कौन से दिन होता है, तो चंद्र ग्रहण कौन से दिन होता है ये आपको याद रखना है। चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है, जिसे हम फुल मून डे भी कहते हैं, पूर्णिमा दिन, जब पूरा चांद निकलता है उस दिन चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, पूरा चांद जब निकलता है तो उस दिन चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, देखो चंद्र ग्रहण क्यों होता है ये आपको समझना है। ठीक है, देखो चंद्र ग्रहण के लिए हम देखो ऐसे समझते हैं, ये देखो, ये देखो मून है, ये अर्थ है और ये सन है। आप जानते हो सन से सनलाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, और रोशनी वो निकलती है तो वो मून के ऊपर भी जाती है, लेकिन बीच में क्या है, अर्थ आ गया है। तो जब बीच में अर्थ आ गया है तो जो रोशनी है वो मून के ऊपर पूरी तरह नहीं पहुंच पाती है, कुछ रोशनी जो है, कुछ लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो मून के ऊपर काले धब्बे दिखाई देने पड़ते हैं। अर्थ की जो परछाई है, पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा के ऊपर आ जाती है, और हम उसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब, तो याद रखने की इसमें जरूरत भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना आपको कि जब सूर्य से रोशनी निकलेगी तो बीच में अर्थ आ जाएगी, और अर्थ को बीच में आने की वजह से वो मून के ऊपर परछाई बनाएगी, और इसलिए हम कहेंगे कि चंद्र ग्रहण हो गया। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, फुल मून डे के दिन होता है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कौन से दिन होता है, तो सूर्य ग्रहण कौन से दिन होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन, जिसे हम न्यू मून डे कहते हैं, न्यू मून डे। ठीक है, तो न्यू मून डे के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, यानी अमावस्या के दिन। अब सूर्य ग्रहण का क्यों होता है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, आप जानते हो कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, तो जब मून यहाँ होता है तो सूरज की रोशनी मून पे नहीं पहुंच पाती है और मून पर एक परछाई बन जाती है, तो हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन जब मून घूमते 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 यहाँ बीच में आ जाता है, यहाँ पर, यहाँ से हटके कहाँ आ जाता है, घूमते हुए यहाँ बीच में, तो उस केस में क्या होता है कि जो मून की परछाई है वो सन पे आ जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ से देखने पर
सन के ऊपर एक धब्बा दिखाई देता है, परछाई दिखाई देती है चांद की, तो हम कहते हैं उसको सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे इसको, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट, ग्रहण के समय छाया का सबसे काला भाग, तो जब ग्रहण लगता है तो छाया का जो सबसे काला भाग होता है उसे उम्बरा कहते हैं, या उसे हम गर्भ भी कह सकते हैं, गर्भ। ठीक है, उम्बरा ज्यादातर ऑप्शन में आता है, हिंदी में भी लिखा हुआ, गर्भ कहते हैं। रात की रानी कौन से खगोलीय पिंड को कहते हैं? तो चंद्रमा को, यानी मून को हम रात की रानी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, पृथ्वी पर रात और दिन होने का क्या कारण है? देखो, पृथ्वी पर रात और दिन होने का क्या कारण है? आप जानते हो कि ये सन है, और इस सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अर्थ चक्कर लगाती है, अर्थ और अपने चारों तरफ भी घूमती है। तो जब अपना रोटेशन अर्थ करती है, तो जब सन के सामने जो वाला पार्ट होता है उसमें दिन होता है, जो पीछे वाला पार्ट है ये वाला, उसमें रात होती है। इस वाले पार्ट में हमेशा नाइट होती है, और इस वाले पार्ट में हमेशा अर्थ होती है। तो अपने अक्ष पर जब ये घूमती है, तो इसका जो हिस्सा सन के सामने होता है, सूर्य के सामने होता है, उस पर दिन, और पीछे वाले हिस्से पे रात होती है। तो दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने से होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी, जैसे अगर आपके माउथ के सामने, मुंह के सामने एक लाइट जली हुई है, तो आपके सामने वाला जो हिस्सा है वो उजाले में रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी जगह पर घूमने लगे, रोटेट करने लगे अपनी ही जगह पर, तो आपका जो हिस्सा है, मुंह वाला हिस्सा है, वो पीछे की साइड आ जाएगा, तो उस पर अंधेरा हो जाएगा और पीछे वाले हिस्से पे उजाला हो जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण रात और दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? अब देखो, ये सन है, और आप जानते हो कि पृथ्वी जो है वो इसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। ठीक है, तो कुछ टाइम पर क्या होता है, कुछ समय, किसी समय पर क्या होता है कि अर्थ बहुत दूर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थ दूर होती है किसी, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपीहीलियन कहते हैं, एपीहीलियन। और जब पास होती है तो उसे हम पेरीहीलियन कहते हैं। तो आप जानते हो कि जब दूर रहेगी तो रोशनी कम पहुंचेगी, और जब पास रहेगी तो रोशनी ज्यादा पहुंचेगी। तो जब पास रहेगी तो उस टाइम पर क्या होगा, रोशनी ज्यादा पहुंचेगी, गर्मी ज्यादा पहुंचेगी, और कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। और जब बहुत दूर रहेगी तो शीत ऋतु यानी विंटर्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने की वजह से क्या होती है, पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने की वजह से ऋतुओं का, यानी कि सीजन्स का चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो याद रखना 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने पृथ्वी की त्रिज्या को नापा था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्वप्रथम किसने पृथ्वी की त्रिज्या को नापा था? एरिस्टोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, या शांति का सागर कहाँ है? तो शांति का सागर जो है वो मून यानी चंद्रमा के ऊपर है, और यही वो जगह है जहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने कदम रखा था। आप जानते हो कि चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, और उनके साथ एक और व्यक्ति गए थे जिनका नाम है बज एल्ड्रिन, इन्होंने रखा था उसके कुछ मिनट बाद ही। कब? 20 जुलाई 1969 को, 1969 को। ठीक है, और वो जो सैटेलाइट के थ्रू गए थे उसे हम अपोलो 11 कहते हैं। ठीक है, जिस सैटेलाइट के थ्रू वो गए थे उसे अपोलो 11 कहते हैं, उसके थ्रू वो चांद पर गए थे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले कदम रखा, फिर बज एल्ड्रिन ने 1969 में, और उस जगह को ही हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा के उच्चतम पर्वत को क्या कहते हैं? देखो, चंद्रमा के उच्चतम पर्वत को लेबनीज माउंटेन कहते हैं, लेबनीज पर्वत कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा के उच्चतम पर्वत को लेबनीज माउंटेन कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग माउंट एवरेस्ट के बराबर है, माउंट एवरेस्ट से थोड़ी ज़्यादा है, 10,668 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, 10,668 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8,848, सॉरी। ठीक है, और लेबनीज पर्वत की 10,668 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसको जीवाश्म ग्रह कहते हैं? जीवाश्म ग्रह यानी फॉसिल प्लैनेट। तो फॉसिल प्लैनेट किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं, मून को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्वार भाटा किसके कारण होता है? देखो, आप जानते हो कि सारे खगोलीय पिंड, सारे पिंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो रात के टाइम क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों जो है वो ग्रेविटेशनल पूल लगाते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण लगाते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र का पानी है उसको खींचते हैं, जिसकी वजह से टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। तो पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार और भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? अब एक बात बताओ आप, कि जब आप एक बात बताओ कि जो चंद्रमा है वो कितनी दूर है अर्थ से? 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और जबकि सूर्य कितना? 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो कौन ज्यादा पास है? भाई पास कौन है? चंद्रमा पास है, तो ज्यादा पुल कौन करेगा, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाएगा? चंद्रमा लगाएगा।
तो इसलिए ज्वार और भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? तो 57% भाग जो है देखा जा सकता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है। ओके, मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के जो उपग्रह हैं वो दो हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक है डीमोस और एक है फोबोस। और डीमोस जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा छोटा उपग्रह है, स्मॉलर सैटेलाइट है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। और मंगल के कितने उपग्रह हैं? दो, डीमोस एंड फोबोस। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि MBEM से बताया था मैंने कि मरकरी का एक भी नहीं है, वीनस का एक भी नहीं है, अर्थ का एक है जिसे चंद्रमा कहते हैं, मार्स के दो हैं, डीमोस और फोबोस, जुपिटर के 95 हैं, और सैटर्न के 83 हैं, यूरेनस के 27 हैं और नेपच्यून के 14 हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था इसका एक भी नहीं, इसका एक भी नहीं, इसका एक है जिसे हम मून कहते हैं। इसके दो हैं, डीमोस और फोबोस। इसके 95 है जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड है। इसके 83 है जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है, उपग्रह है। ठीक है, नेपच्यून के 14 है, यूरेनस के 27 है। ठीक है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जी, जिसे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं, उसका 1/6 होता है, यानी इसका छठवां भाग होता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है अर्थ पे, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान मून पर कितना होगा? अर्थ पे 6 kg तो मून पर, तो आप कहेंगे 6 kg होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है। भार कितना हो जाता है? G/6, 1/6 हो जाता है। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। किस तिथि पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे हम इक्विनॉक्स भी कहते हैं। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय क्या है? तो सूर्य अभी 10 की पावर 11 वर्ष तक ऊर्जा दे सकता है। ठीक है, सूर्य जो है अभी 10 की पावर 11 वर्ष तक ऊर्जा देता रहेगा। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो मैंने बताया था कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 3,84,000, एग्जैक्ट क्या है? 3,84,400 किलोमीटर। प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? देखो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चंद्रमा पे कोई प्रकाश होता ही नहीं है। वो जो सूर्य का प्रकाश होता है वही रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आता है। और हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और दूरी कितनी है चंद्रमा की पृथ्वी से? 3,84,400 किलोमीटर इतनी है। तो अगर इसको डिवाइड करोगे 10 की पावर 5 से, तो कितना आ जाएगा? 3.84 आ जाएगा, 3.84, और अपॉन 3 भी है तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.32 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 8 जा तो 1.28, जिसे हम लगभग 1.3 कह सकते हैं। तो 1.3 1.3 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड में ना, किलोमीटर पर सेकंड, तो 1.3 सेकंड में जो प्रकाश है चंद्रमा से कहां पर आ जाता है? अर्थ पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो 1.3 सेकेंड है, जिसे हम 1 मिनट 18 सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट 18 सेकंड नहीं कह सकते, 1.3 ये गलत है। ठीक है, तो इसको चेक करेक्ट कर लेना, 1.3 सेकंड होगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.9 करोड़ किलोमीटर है। 14.9 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पर आने में कितना टाइम लगता है? फिर वही चीज कर सकते हैं हम, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड से डिवाइड कर दो। भाई डिस्टेंस कितनी थी? 14.9 करोड़ किलोमीटर। जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8.3 मिनट। ठीक है, 8.3 मिनट, तो 8.3 मिनट का हमें समय लगता है। ठीक है,
ठीक है, 8.3 मिनट। और जिसे हम क्या कह सकते हैं, 8 मिनट 18 सेकंड कह सकते हैं, या 500 सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 500 सेकंड में जो है हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ठीक है, 8 मिनट 18 सेकंड। ठीक है, 0.3 मिनट को हमने क्या किया, 0.3 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से इंटू कर दो, तो 6 3 18, तो 18 सेकंड आ जाएगा। तो 8 मिनट 18 सेकंड में पृथ्वी पर आ जाता है सूर्य का प्रकाश। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस दिशा में होती है, तो पुच्छल तारे की पूंछ जो है वो सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, जिस दिशा में सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में हमेशा उसकी पूंछ होती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक रेखा में होना क्या कहलाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिजगी। ठीक है, सिजगी। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जब एक दिशा में होते हैं ये सब, तो उनसे सिजगी कहते हैं, और जिसे हिंदी में युति व्युति कहते हैं। ठीक है, हिंदी में से युति व्युति और इंग्लिश में से सिजगी कहते हैं। जब सन, अर्थ और मून, ठीक है, सन, अर्थ और मून एक ही रेखा में आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए, तो उसे हम युतिवती या सिजगी कहते हैं। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है, तो याद रखना डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के समय पर होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, ये सबको पता है, काला दिखाई देता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पर जो सूर्य का कोरोना वाला पार्ट, या जिसे हम क्रीट भी कहते हैं, ये पार्ट दिखाई देता है, कोरोना या क्रीट वाला भाग दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो एक कैलेंडर वर्ष में मैक्सिमम 7, ठीक है, मैक्सिमम 7 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, 7 ग्रहण हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 7 ग्रहण, तो मैक्सिमम कितना होगा, 7 ग्रहण। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, देखो तारों के मध्य जब भी दूरी निकालेंगे तो हम किसके यूज करेंगे, प्रकाश वर्ष। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम प्रॉक्सिमा सेंटुरी की बात करें तो वो हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ऐसे अल्फा सेंटुरी 4.36 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो तारों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष से निकालते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप जानते हो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी नापने की इकाई है। सूर्य और चंद्रमा के बाद ब्रह्मांड में सबसे चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है, ये हम बता चुके हैं कि वीनस, जिसे हम शुक्र कहते हैं। शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य, चंद्रमा और सूर्य के बाद वीनस यानी शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनीमेड के बाद सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये मैं बता चुका हूं कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, और उसका सबसे बड़ा प्लानिट कौन सा है, गैनीमेड है। और गैनीमेड जो है वो पूरे ब्रह्मांड का यानी पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, टाइटन है। और ये मैं बता चुका टाइटन है, वो किसका जो उपग्रह है, किसका सैटेलाइट है, सैटर्न का सैटेलाइट है। ठीक है, सैटर्न का, जिसे हम शनि भी कहते हैं। तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, और गैनीमेड के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सुपरनोवा क्या है, तो ये मैं बता चुका हूँ, सुपरनोवा जिसे हम अभिनव तारा भी कहते हैं। तो जब भी कोई तारा नष्ट होने वाला होता है, जब उसका लाइफ टाइम पूरा हो जाता है तो वो नष्ट होने वाला होता है, तो उसको हम सुपरनोवा कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं। तो डाइंग स्टार कह सकते हैं, डाइंग स्टार। ठीक है, डाइंग स्टार या खत्म होता हुआ तारा या विस्फोटी तारा भी कह सकते हैं, सुपरनोवा होता है। सौर मंडल में पल्सर किसे कहते हैं, बहुत तेजी से घूमने वाले तारों को हम क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से जब कोई तारा क्या करता है, रोटेट करता है, तो उनसे क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। ठीक है, रैपिडली रोटेटिंग स्टार, बहुत तेजी से घूमने वाले स्टार को। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल कितना होता है, देखो भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल कितना होता है, 24 आवर्स होता है। भू स्थिर उपग्रह का मतलब क्या है, भू स्थिर मतलब, भू मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में स्थिर दिखाई देता है। भाई आप जानते हो कि पृथ्वी 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है अपने अपने एक्सिस का। तो अगर उसके चारों तरफ हम एक ऐसी चीज छोड़ घुमा दें, मतलब एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ दें जो उतने ही टाइम में चक्कर पूरा करे, तो वो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में हमें स्थिर दिखाई देगा, स्टेशनरी दिखाई देगा। तो भू स्थिर उपग्रह का जो टाइम है वो 24 घंटे है, लगभग कह सकते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड कह सकते हैं, या 24 घंटे कह सकते हैं। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई है, तो भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूर ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक है, 36,000 किलोमीटर की पृथ्वी के सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन रोटेट करता है, भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनर सैटेलाइट। ठीक है, कौन सा तारा पृथ्वी से देखने पर सदैव एक ही दिशा में दिखाई देता है, तो कौन सा तारा है जो पृथ्वी से देखने पर एक ही दिशा में दिखाई देता है, वो है पोल स्टार। ठीक है, जिसे हिंदी में हम ध्रुव तारा कहते हैं। अच्छा, ये क्यों दिखाई देता है, देखो अब आप एक काम करो, अपने घर में एक अम्ब्रेला होगा, आपके घर में अम्ब्रेला यानी छाते को आप पकड़ना,
और छाते को घुमाना स्टार्ट करना, उसके एक्सिस को या उसके अंदर जो रॉड लगी होती है उसको पकड़ के घुमाना, तो आप देखोगे उसका जो बीच वाला पार्ट है ना, जो उसके एक्सिस पे है, वो कभी भी आपको, वो हमेशा बीच में ही दिखाई देगा, जबकि उसके अंदर जितने भी कोई भी आप निशान लगा दोगे वो चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई देगा, दिशा बदलती रहेगी, लेकिन बीच वाले पार्ट की नहीं। उसी तरीके से ध्रुव तारा जो है वो पृथ्वी के एक्सिस पर होता है, पृथ्वी के अक्ष पर होता है। तो पृथ्वी के अक्ष पर होने की वजह से जब भी पृथ्वी घूमती है तो तारा एक ही जगह पर दिखाई देता है। ठीक है, समझ गए हो? क्योंकि पृथ्वी के अक्ष पर वो होता है, पृथ्वी घूमने की वजह से वो एक ही जगह रुका हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, कौन सा पुच्छल तारा कौन सा पुच्छल तारा यानी कॉमेट 76 साल में एक बार दिखाई देता है? तो कौन सा तारा है जो 76 साल में एक बार दिखाई देता है? तो उसका नाम क्या है? हैली, हैली पुच्छल तारा या हैली कॉमेट। हैली कॉमेट जो है वो 76 साल में एक बार दिखाई देता है। ठीक है, 76 साल में एक बार दिखाई देता है हैली कॉमेट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हैली कॉमेट या हैली पुच्छल तारा। नेक्स्ट, हैली पुच्छल तारा कब दिखाई देगा? तो देखो, हैली पुच्छल तारा अब 2061 एडी में, यानी कि अभी 2023 चल रही है ना, 2061 में ये अब दोबारा दिखाई देगा। अगर पूछा जाए कि ये अब से पहले कब दिखाई दिया था, तो इसमें 76 माइनस कर लो तो शायद 1985 आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, 1985 में ये पहले दिखाई दिया था, और अब फ्यूचर में ये कब दिखाई देगा? ये 2061 में। ठीक है, 2061 में अब ये दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल भौतिकी में बाहरी अंतरिक्ष में उस छिद्र को क्या कहते हैं जो तारों और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है? देखो, ऐसा माना जाता है एस्ट्रोफिजिक्स में, खगोल भौतिकी में ऐसा माना जाता है कि जितने भी तारे होते हैं वो ब्लैक होल से उत्सर्जित होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक होल हो जाएगा। चंद्रमा का एक ही भाग सदैव हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। देखो, आप देखते हो कि चंद्रमा का एक भाग ही हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि चंद्रमा जो है उतना ही टाइम अपने अक्ष पर घूमने में लेता है जितना सन के चारों तरफ रोटेट करने में लेता है। ठीक है, सन के चारों तरफ रोटेट करने में भी उतना टाइम लेता है और अपने अक्ष के चारों तरफ भी उतना ही टाइम लेता है। तो हमेशा क्या, एक ही भाग हमें दिखाई देता रहता है, क्योंकि वो उतने ही टाइम में पूरा चक्कर भी लगाता है और उतने ही टाइम में वो क्या करता है? रोटेट भी करता है, इसलिए। ठीक है, तो चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने में यानी घूर्णन करने में और परिक्रमण करने में लगभग लगभग बराबर समय लेता है। तारों से आने वाली रोशनी से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो देखो, तारों से आने वाली रोशनी से उनके टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। तारों से आने वाली रोशनी से उनके टेम्परेचर के बारे में पता चलता है, तापमान के बारे में। कौन से ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है? तो कौन से ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है? जुपिटर पे यानी बृहस्पति पे सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, बृहस्पति पे सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण है, याद रखना। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो यूरी गार्गरिन जो था। ठीक है, यूरी गार्गरिन जो है वो कौन था? पृथ्वी पर जाने वाला पहला इंसान था, जो कब गया था? जो 12 अप्रैल 1961 में गया था। 12 अप्रैल, जो कि यूएसएसआर यानी रशियन कंट्री से था, यूरी गार्गरिन। ओके, पहला। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर लाइका था, जो कि एक फीमेल डॉग था, फीमेल डॉग लाइका। ठीक है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है आपको बताना है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पूछा गया, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है सीरीस। ठीक है, सीरीस जो है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है, यानी कि एस्टेरॉइड। अब देखो, ट्रिक टू लर्न कलर्स ऑफ प्लानिट। ठीक है, प्लानिट के कलर याद रखने का ट्रिक। हम हैं नीले, पति है पीले। ठीक है, हम तो नीले हैं, पति मतलब बृहस्पति पीले हैं। हम यानी पृथ्वी नीली है, बृहस्पति यानी पति पीले है। शुक्र बहन चमकीली है। शुक्र बहन मतलब, क्योंकि आप जानते हो शुक्र जो है वो पृथ्वी की बहन है और वो चमकीले है। और शनि है काला। देखो, आप जानते हो शनि काला होता है। लाल है मंगल। अरुण पर हरियाली है। ठीक है, अरुण पर हरियाली है। तो अरुण जो ग्रह है वो कैसा है? हरा है। अरुण मतलब यूरेनस। यूरेनस जो है वो हरा है। और शनि यानी सैटर्न काला है। शुक्र यानी वीनस जो है वो, और यहाँ रीजन भी लिखा हुआ है, नीले क्यों है? जल के कारण। बृहस्पति पीला क्यों है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। शुक्र चमकीला है क्योंकि ये गर्म है इसलिए चमकीला है। शनि काला है। और मंगल जो है उस पर आयरन ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, इसलिए वो लाल है। और अरुण पे मीथेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए अरुण जो है वो कैसा है? अरुण हरा है। ठीक है, अब ट्रिक टू लर्न सीक्वेंस ऑफ प्लानिट। प्लानिट का सीक्वेंस याद रखने का, हालांकि मैं बता चुका हूँ। ट्रिक MVEM जेसन, इससे आप याद रख सकते हो, या फिर आप इस सेंटेंस से याद रखना, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई से यहाँ मरकरी हो जाए, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नूडल्स। ठीक है,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम खत्म। ठीक है, लगभग हमने 150 क्वेश्चंस किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और स्टडी विद एनआरजेड चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।